नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं मेरे साथ की विंडो में बड़े अरसे बाद आपके बीच में बहुत चर्चा हुई कि साहब प्रिय बंधु जी को बुलाइए, और अब तो चूंकि वो हिंदी में भी बोलते हैं तो मुझे लगता है वो आप तक पहुंच ही रहे हैं। इसके बावजूद लोगों का आग्रह रहता है कि नहीं, आप प्रिय बंधु जी को बुलाइए, यानी हमारे मित्र सुदोशील जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है घोष बाबू। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, अभी तो आप लोगों का आशीर्वाद से प्रियबंधु हिंदी और प्रियबंधु भारत दोनों चैनल में ही अच्छे रिस्पांस आ रहा है। क्योंकि मेरा एक ही टेंशन था कि मेरा हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों से इतना प्यार मिला कि चलो आप जो कोशिश कर रहे हो, आप जो न्यूज़ दे रहे हो वही सुनना है। तो थैंक यू एवरीबॉडी। अभी आप लोगों को आशीर्वाद से चल मैंने रहा है आपको अच्छे से। पहले से ही कहा था कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो। और हिंदी में सबसे अच्छी बात यही है हिंदी भाषा की कि यहाँ कोई आग्रह नहीं है कि आपका टोन क्या है, आपका टेनर क्या बोलने का, आपका वो सबको स्वीकार है, क्योंकि बहुत सारी बोलियां हिंदी की है। तो हम लोग आज एकदम शुरू एकदम सर। करते हैं। आज हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं आज के खेल से। हम्म। किया घोष ने एक एफआईआर कर दी, एक हम्म। श्रीलेखा या जो भी नाम है उनका, एक श्रीलेखा फिल्म। मित्र। हाँ, तो उनके साथ, लेकिन जिस तरह से एक हम्म। खतरे के तौर पर, क्योंकि हमने देखा कोलकाता में पूरी भीड़ और हम्म। बहुत सारे कॉकरोच अचानक लाल रंग में रंग के आ गए, बहुत हम्म। दिखा। तो ये इससे निपटने का तरीका और अभी तक का आपका अपडेट्स क्या है कि क्या कैसे, मैं इसलिए विस्तार से जानना चाहता हूं क्योंकि बंगाल बिल्कुल नेसेंट जो स्टेट है बीजेपी का, उसमें से हम्म। एक है। और हम्म। अभी उसका इकोसिस्टम पे भी उस तरह से कमांड एंड कंट्रोल नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी देश के लोगों को शुभेंदु का ये अंदाज पसंद आया। तो आप जरा हमको विस्तार से बताइए कि क्या है हाल इस समय, काकरोचों का क्या हाल है, और बाकी सब लोग जो काकरोच बनने की कोशिश में उनका क्या हाल है। देखिए सर, पहले ही तो बोलता हूँ, ये जो श्रीलंका मित्रों वाला कांड हो गई है, तो यहाँ पर जो वामपंथियों है उनका मेंटालिटी कितना घटिया है और वो देश के लिए कितना खराब है, इसके सबसे बड़ा सबूत ये है। यहाँ पर जब 4 मई को रिजल्ट बाहर आए तो भाजपा के तरफ से एक क्लियर मैसेज गए थे कि इतने दिन बंगाल का पॉलिटिक्स का मतलब था गुंडागर्दी। ये गुंडागर्दी वाला पॉलिटिक्स नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पर सत्ता में आ गया है, तो हमारा जिम्मेदारी होता है, किसी भी ऑपोजिशन वो कुछ भी पार्टी कर सकता है, सीना तान के पार्टी करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। लेकिन ये जो सौजन्य के राजनीति भाजपा ने यहाँ पर चालू किया था, यहाँ पर बाकी जो ऑपोजिशन है उन्होंने इसको सोच लिया था कि भाजपा शायद उसका कमजोरी है, और ये अगर कमजोर है तो इसके ऊपर चढ़ के हम कुछ कर सकते हैं। तो उसी का ही अल्टीमेट रिजल्ट ये श्रीलंका मित्रों वाला कांड हो गया। देखिए, ऐसे वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में आप अगर देखोगे तो जो ऑपोजिशन है वो पूरा बिखरे हुए है। तृणमूल कांग्रेस किसी मतलब कितने पार्टों में बांट चुका है हमको भी अभी मालूम नहीं है। उसके अंदर हर रोज कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हो रहा है, तो वो तो भाजपा को टक्कर देने के कहीं से भी जगह में नहीं है। जो वामपंथियों है वो तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। चलो, अब सुनने से उन्होंने एक उनको सीट मिली है, तो वो कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बचा हुआ है। जैसे बारुईपुर कांड में हमने देखा, एक 11 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जहां पर पुलिस से लेकर प्रशासन पूरे फैमिली के साथ होता है, वो हिंदू या मुस्लिम कुछ भी नहीं दिखा जाता है। वहां पर जो वामपंथियों नेता है लायक अली, वो बस ये नैरेटिव स्प्रेड करने चालू कर देता है कि देखो, जिनके साथ ये गलत काम हुआ है वो मुस्लिम है, जिसने किया है वो हिंदू है। तो मतलब ये भाजपा और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। अब पूरा राज्य में जितना भी मुस्लिम है उसके साथ हिंदू लोग ऐसी चीज करने वाला है। अब कोई अगर ऐसे गलत जिम्मेदारी वाला बयानबाजी करते हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए। और उसको जब अरेस्ट किया जाता है, उसको जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, आज शायद 21 दिन 22 दिन हो गए, उसको बेल भी नहीं मिल रहा है। तो सारे जो अपोजिशन यहाँ पर है वो लोग बिखरे हुए हैं, पूरा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के साथ जा रहे हैं, और बंगाल इसको रिजेक्ट कर चुका है। तो इसलिए इन लोगों को अभी एक नए बाप का जरूरत था, और वही वाला बाप इन लोगों को मिल गया था सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू। ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी का एक बंगाल चैप्टर खोलते हैं और उसके बाद बोलता है कि हम प्रोटेस्ट के लिए रैली निकालेंगे,
और उसको पुलिस परमिशन के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस इसको सीधे मना कर देता है कि अभी जो सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है उस हिसाब से हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये जो कॉकरोच वालों है वो फिर वो मीटिंग को कॉल ऑफ कर लेता है। तो उसके मतलब ऑफिशियली ये सीजेपी या कॉकरोच वालों का कोई रैली नहीं था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वामपंथियों जितने संगठन थे, स्पेशली युवा और छात्र संगठन, वो सब मैदान में उतर आता है रेड रेड फ्लैग लेके। चलो अब कर सकते हो, लेकिन वो पहले से ही पुलिस को प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा था। हर बार मिडिल फिंगर दिखा रहा है, पुलिस को लगे जाके चाटा मार रहा है। तो ऐसे सिचुएशन होगा तो पुलिस क्या प्रोवोक्ट होगा, उसके ऊपर लाठी चार्ज करेगा, उसके ऊपर टीयर गैस फेंकेगा, उसके ऊपर सेल फेंकेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियरली बोल दिया था, भाई जो भी है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, तो पुलिस को बहुत ही पेशेंटली इसको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ जाता है तो उसके हिसाब से आप काम करो। तो उसके बाद ही हम देखते हैं ये जो श्रीलेखा मित्र है, इनके साथ स्टूडेंट का क्या रिलेशन है। वो तो एक एक्ट्रेस है, तो वो एक्ट्रेस हाथ में एक पोस्टर ले लेता है, बहुत ही घटिया पोस्टर, नरेंद्र मोदी जी का अश्लील पोस्टर ले लेते हैं। और जब उसको अभी पूछा जाता है कि आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है, आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना घिनौना वाला काम आप क्या करते हो। तो उनका जवाब क्या होता है मालूम है, वो बोलता है कि मैं एक्चुअली चश्मे नहीं पहनी थी, मैं सनग्लास में थी, तो इसलिए किसी ने आके मेरे हाथ में थमा दिया, मुझे मालूम नहीं था उस पोस्टर में क्या है। आप आंखों में जितना भी कम देखो, आपको इतने डिस्टेंस से नहीं दिखता है आपके पोस्टर में क्या है। तो इसके हिसाब से अभी फिर वहां पर चालू हो गया सांबादिक जो है, जर्नलिस्ट जो है, उसको पीटना। क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट थे, ये लोग को अभी फ्रीडम मिला है और वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अपने हिसाब से काम कर रहा है मतलब वो वामपंथी हो या टीएमसी वालों के लिए चमचागिरी तो नहीं कर रहे। तो इन लोग, इसलिए इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा है। और वहां पर बहुत सारे महिला सांबादिक भी थे, उनको फिजिकली असल्ट किया गया है। और एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट था जो ये वामपंथी मेंटालिटी का है, वो एक एक करके सारे जो पोर्टल थे, सारे जो यूट्यूबर थे, सारे जो जर्नलिस्ट थे, उसको मार्क कर रहे थे और उनको बोल रहे थे देखो ये सारे गोदी मीडिया है, इन साले को मारो, एकदम गाली देके। और ये रिकॉर्डेड है। और जहां पर ये हो रहा है वहां पर जो ये सीपीएम है, उनका एक्स एमपी, उनका एक्स लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, उनका पार्टी कमेटी का एकदम स्टेट लेवल का मेंबर, नेशनल लेवल का मेंबर, सब लोग वहां पर मौजूद है। कोई इसको रुकाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो जब ये गुंडागर्दी होता है तो शुभेंदु अधिकारी जी पुलिस को बोलता है कि आप पहले इसका इन्वेस्टिगेशन करो। और जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब वहां पर एक बड़े चीज सामने आता है। एटलीस्ट 70 लोग ऐसे मिलता है जो दुष्कृति है, जिसके साथ स्टूडेंट आंदोलन का कोई रिलेशन ही नहीं है। इधर तो ये टीएमसी के जमाने में टीएमसी का गुंडा हुआ करते थे, और नहीं तो ये वामपंथी वाला है। तो सारे वो जो गुंडागर्दी करने वाला लोग था उनको वहां पर लेके आया था और उसने ही ये तोड़फोड़ चालू किया। तो अभी तो फिलहाल 7 एफआईआर हो गया है, 70 आइडेंटिफाइड है और अभी तक 14 अरेस्टेड है और इन्वेस्टिगेशन और भी तेजी से चल रहा है। तो सांबादिक के लिए ये जो अत्याचार हुआ है, जो हम टीएमसी के जमाने में हर बार देखते थे, कोई भी इलेक्शन आते थे तो वो जर्नलिस्ट को पीटा जाता था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी इस बार बोल दिया कि वो कौन सा पार्टी से है, कौन सा उसका राजनीतिक मनोभाव है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर किसी के ऊपर ऐसे होता है, किसी का हक नहीं बनता है, जो कानूनी कार्रवाई करना है आप करो। तो अभी टाइम आ गया है। ये जो वामपंथियों है, ये जो टीएमसी वालों है, जिनको इतने दिन सौजन्य मिल रहा था और वो सोच रहा था ये भाजपा का कमजोरी है, भाजपा का एक्चुअल ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। और वो शायद हो रहा है, कानूनी कार्रवाई भी हो रहा है और संगठन के रूप से भी हो रहा है। तो अभी बंगाल का पॉलिटिक्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस इंसिडेंट के बाद। अच्छा, जो उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि जैसे शुभेंदु बीजेपी के जो बैंड ऑफ सीएम्स है उसमें एक सबसे आगे की लीड में महज 2 महीने में आ गए। एक उन्होंने बड़ा टिप्पणी की जब वो गए उनको देखने कि ये जुम्मे वाला जिम्मेदारी है, कुछ इस तरह का किया। वो क्या था और वो क्या आप मानते हैं कि बिना किसी अपने राज्य की बिल्कुल गहरी स्थिति को समझे बिना कोई ये कर सकता है कि इतनी क्लैरिटी है और साथ में गुंडा दमन के साथ किया है। यानी जो एफआईआर है उसकी चुनौती भी वो विधानसभा में नाम लेके दे रहे और सीधा बोल रहे हैं। शुभेंदु को डर नहीं लगता, मतलब राजनीतिक तौर पे कि वामपंथी जिनका काम यही रहा, जो हर समय अगर कोई पाकिस्तान में कौवा भी मर जाता है तो उसके लिए वो आरएसएस को कोसने लगते हैं।
यहाँ मतलब उनको नहीं लगता कि एक सारा इकोसिस्टम पे कब्जा उनका हट गया क्या? नहीं, देखिए शुभेंदु अधिकारी की जी को आपने जो बोला कि जो बीजेपी का सीएम का बैंड है उसमें टॉप में आ गया है, तो मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा क्योंकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट। शुभेंदु अधिकारी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उनको ये जो काम है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसके बाद 2 साल या 4 साल के बाद ही आप इवेल्युएट कर पाओगे। लेकिन एक चीज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं, जिस भाजपा का सीएम का नाम जब उठता था तो इतने दिन लोग बहुत गर्व से बोलता था कि हमारे पास जोगी बाबा है, कोई बोलता था हमारे पास हेमंत मामा है, तो हम भी अभी गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारे पास शुभेंदु दादा है। तो उस कैटेगरी में तो शुभेंदु दादा अभी आ गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो जुम्माबार वाला चीज है, एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी चालू हुआ था जब एक सीएम जो किक्ड आउट सीएम है बेसिकली, ममता बनर्जी, उसने इस बयान को उठाया था। इलेक्शन के 2 या 3 महीना पहले एक कांड हो जाता है मुर्शिदाबाद में। वहां का एक बंदा जो झारखंड में जाके वहां पर जो छोटे छोटे चीज बेचते हैं ना, ऐसे काम करते थे, और उसका मर्डर हो जाता है या हत्या हो जाता है और कुछ अफवाह फैला जाता है कि वहां पर भाजपा वालों ने उसको मार दिया है। और उसके बाद कंटिन्यूअस 72 आवर्स मुर्शिदाबाद जलते रहे। और ये सारे जो इंसिडेंट चालू हुआ था ये फ्राइडे के बाद, जो नमाज होता है उसके बाद चालू हुआ था। बाद में ये पता चला कि उस बंदे का वहां पर कुछ तो एफआईआर वगैरह का कुछ तो था और उसके इसलिए उसने आत्महनन कर लिया। उसके साथ कोई भाजपा का रिलेशन नहीं था, ना किसी ने उसका मर्डर किया है। लेकिन ये 3 दिन से कंटिन्यूअसली मुर्शिदाबाद जलते रहे और वहां पर जो रेल लाइन था उसको उखाड़ के फेंक देने का कोशिश किया गया है, वहां पर जो जर्नलिस्ट था उसको पीटा गया था। और ये बस एक इंसिडेंट नहीं है, वेस्ट बंगाल में जितना भी भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है, जो बंगाली में होता है तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंचता है, फिर भी उसका जो टेनासिटी है वो पहुंच जाता है। वो सीए लेके प्रोटेस्ट देख लीजिए, वकफ लेके प्रोटेस्ट देख लीजिए, कुछ भी होता है वो हर बार फ्राइडे के दिन ही चालू हो जाता है। तो मतलब एक स्पेशल कॉम है जिसको कुछ इंडिकेशन आते हैं और उसके बाद ये सब कुछ चालू कर देते हैं। और ममता बनर्जी ने तब बयान भी दी थी कि देखो हिंदू वाले आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा शांति से बैठो क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, आज फ्राइडे है, तो इस दिन वो स्पेशल कॉम का कुछ तो दिमाग गर्म हो जाता है तो वो कुछ कर लेता है, तो आप सहन लो। तो उस बात को रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करके शुभेंदु अधिकारी जी अभी ये शुक्रवार वाले को, ये जुम्मेवार वाले को चेतावनी दिया कि भाई देखो, यहां पर हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से नहीं रहोगे तो सबका हिसाब भी होगा। आप भूल जाओ कि यहां पर ममता बनर्जी है जो आपको प्यार से दुधेल गाय बोलता है। आप कुछ भी कर लो, हिंदू को मार लो, काट लो, जला दो, लूट लो, आपको कुछ भी नहीं बोला जाएगा वोट बैंक के कारण, वो सब चीज नहीं चलेगा। अब हिंदू है या मुस्लिम है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर कानून के कार्रवाई में रहोगे तो सब कुछ ठीक है, अगर कानून हाथ में लोगे तो उसके जो सजा है आपको मिलना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी जी ये भी बोल दिया है कि पहले ममता बनर्जी के जमाने में यहाँ पर गौ माता का होता होता था, खुलेआम होते थे। मैं लास्ट ईयर ईद के बाद एक वीडियो किया था जिसका टॉपिक भी मैंने रखा था, कोलकाता बन गया रूह अफ़ज़ा, जहां पर टैप का पानी खोल रहा है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो वहां पर खून निकल रहा है। अब बाकी धर्म मरम छोड़ दीजिए सर, ये हाइजेनिक है क्या? ऐसे सिचुएशन हो गया था। शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कि मैं आने के बाद बोल दिया कि जो लाउड स्पीकर होगा वो मस्जिद से आ रहा है या मंदिर से आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेसिबल है उसके नीचे रहना चाहिए। तो ये सारी चीज जो बंद हो गया है, तो इसके इसके लिए बहुत गुस्सा है। और ये लोग अभी नारा लगाया कि ममता को वापस लाओ, ममता को वापस लाओ, मोदी और शुभेंदु को नहीं चाहिए। तो ये अगर आप गणतांत्रिक पद्धति से यहाँ पर मांगते हो, वो आपको संविधान आपका अधिकार देता है, लेकिन वो सब करने के लिए आप पुलिस के ऊपर हमला करोगे, जर्नलिस्ट के ऊपर हमला करोगे, दुकान दुकान लूट लोगे, आग जला दोगे, वो अब नहीं चलेगा। यहाँ पर गुंडा दमन आइन आया है, जो नए कानून आया है उसके हिसाब से अगर ऐसे कुछ भी संपत्ति का तोड़फोड़ होता है, कुछ भी होता है, तो जिसको पकड़ा जाएगा, जो इसमें एक्यूज मिलेगा, तो उसके घर बार जो भी है सब कुछ बेचा जाएगा और उसका 3 गुना वसूला जाएगा। और वही वाला जो रूल है, ये सारे जो गुंडागर्दी किया यहाँ पर 70 लोग, उनके ऊपर अभी इंप्लीमेंट होने वाला है।
तो इसके मतलब मैं बस मुस्लिम हूँ, मेरे एक फेस टूपी है और मैं यहाँ पर गुंडागर्दी कर सकता हूँ, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं एसेट बन जाऊंगा, उसके लिए वोट लूट करूंगा। नहीं, वो वाला दिन अभी बंगाल में खत्म होने वाला है। वही वाला रेफरेंस शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं दरअसल जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ममता बनर्जी का इसके बाद की चर्चा होगी, लेकिन लेफ्ट ने, हमने जब से देखा है, जब से सरकार गई है, ममता बनर्जी पूरी बिखरी हुई दिखाई दी, वो उस पर अगला सवाल होगा, लेकिन ममता बनर्जी हवा में दिखाई दी, कहीं नहीं है। लेकिन लेफ्ट उस स्पेस को भरना चाहता है। लेफ्ट उसमें, आपने देखा होगा बहुत दिनों बाद लेफ्ट के पास जहां कोई जरूरत, भाई जहां मिलता था वो अलग बात है कि भाई जहां दो एक सीट पर उसको मिल गया लेफ्ट को मुस्लिम वोट, लेकिन जनरली बंगाल में मुस्लिम वोट लेफ्ट का नहीं था बहुत अरसे से। अब ऐसे में जब हमने ये मूवमेंट देखा तो जिनके नाम निकल के आए ज्यादातर मुस्लिम है, और आपने देखा होगा पत्रकारों को मार रहे थे वो भी मुस्लिम है, और रैली लेफ्ट की थी। तो क्या जो हम लोग अक्सर, एक हम लोगों ने पूरे, जब भी हम लेफ्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब बंगाल की भी बाहर की भी, कि जिहाद जो मेंटेलिटी है जिहाद की और प्लस लेफ्ट की, ये मिलके एक नया सिस्टम करती है। बाद में खैर जिहाद लेफ्ट को जिबह भी कर देता है। लेकिन अभी आज की डेट में आपको क्या लगता है कि वो स्पेस वापस जो मुस्लिम वोट का है वो क्या, चूंकि सड़क पर तो अभी मैंने देखा, चाहे जब मैं वहां था तब भी, उसके बाद 4 मई के बाद आपने देखा, चाहे वो मीनाक्षी सड़क पे दिख रही थी, उनके जो वेंडर्स थे उन सब के मुद्दों पर हो या उस पर हो, लेफ्ट मुझे दिखाई दिया। और लेफ्ट जो है इस देश की एंटी पूरी एक ऐसी जो जमात है वो बहुत ताकत। तो आपको क्या लगता है कि ये स्पेस भर रही है, ये मुस्लिम्स और जमाती और जिहादी और लेफ्ट का एक कॉम्बिनेशन हम आने समय में देखेंगे? सर, मैंने यहाँ पर दो चीज बोलूंगा। एक चीज तो मैं शायद आपके चैनल में ही पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो लेफ्ट है, ये जो कांग्रेस है, ये जो टीएमसी है, ये कोई अलग नहीं है। वो एक मदर फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, और इसका ही बहुत सारे छोटे छोटे सब फ्रेंचाइजीज अगर बोलते हैं तो ये सारे दुकान ये खुल के बैठे हैं। ये वाला दुकान क्लिक करेगा इस स्टेट में तो वो वाला दुकान क्लिक करेगा उस स्टेट में। ये कोई अलग नहीं है। इसलिए देखिए, ममता बनर्जी जिनका यहाँ पर प्रतिष्ठा हुआ, राजनीतिक प्रतिष्ठा हुआ सीपीएम या वामपंथियों के अगेंस्ट में जाके, उसके अगेंस्ट फाइट करके, वो ममता बनर्जी 4 मई के बाद खुलेआम बयान देते हैं, लेफ्ट को छोड़ दीजिए, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है उसके लिए भी मेरे दरवाजा मैं खुल के रखे हूं। आप आओ, मेरे से मीटिंग करो, मैं आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। तो अगर यहाँ पर कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता तो ममता बनर्जी ऐसे बयान दे सकते थे क्या? अब वामपंथी और नेता को देख लीजिए, विकास रंजन भट्टाचार्य जो राज्यसभा का एमपी हुआ करते थे, जो लॉयर भी है, वो बोलता है कि जब ममता बनर्जी के साथ कोई भी नहीं खड़ा होंगे तब मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो इन लोगों का आपस का जो प्यार है ये तो पहले से ही क्लियर है, कोई अलग से नहीं है। बस वो एक दिखाता है ना फेक फाइट, जो WWE में जो होता है, लगता है कि बहुत फाइट हो रहा है, असल में कोई फाइट नहीं है, सारे दोस्ती है। अब देख लीजिए, जब इंडिया अलायंस होता है, दोनों तो एक टेबल में बैठ के बिरयानी खाते हैं, एक कप में ही तो चाय पीते हैं, तो इन लोगों का क्या डिफरेंस है? अब दूसरे बात जो है, जो आप वामपंथियों के बात कर रहे हैं, उसका जो वोट मैकेनिज्म के बात कर रहे हैं, देखिए लेफ्टिस्ट का ये घसीट जाएगा था, और उन्होंने उनका जो लोग है, जो वोटर्स है, उसको इस इलेक्शन के पहले बोल भी दिया था कि पहले राम उसके बाद बाम। मतलब इस बार आप हिंदू हो तो आप ये जो राम का टीम है, राम का पार्टी है, भाजपा को आप वोट दे दो, और उसके बाद ममता बनर्जी को यहां पर पावर से हटा दो। क्यों ये उनका प्लानिंग था? क्योंकि देखिए, ये जो मुस्लिम वोट बैंक था ये वामपंथियों के साथ था, और इसलिए ये लोग इतने दिन से राज किया। लेकिन वो जो मुस्लिम वोट बैंक है, कलकत्ता में 2006 के बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, जैसे रिजनाउर कांड हो गया, जैसे वहां पर नंदीग्राम हो गया, तो वो सारे जगह में मुस्लिम के ऊपर अटैक हो रहा था, और तब तक वो मंडल कमीशन भी आ चुका था। तो ये जो मुस्लिम वोट वाले हैं, ये लोग तब वामपंथियों से मुंह फिरा लिया और वो ममता बनर्जी के बाजू में चले गए। जब ममता बनर्जी के पास ये जाने लगे हैं तो तभी वामपंथियों वहां पर हारना चालू हुआ, जो 2009 से ज्यादातर आपको दिखाई मिलेगा, और 2011 में तो उसके बाद हो गया। और इसके बाद ममता बनर्जी को एक बार जब पावर मिल गए थे,
ममता बनर्जी इस मुस्लिम वोट बैंक को इतना खुले छूट देके रहे थे कि वामपंथियों ने कभी वो वाला वोट वापस नहीं ले पाया है। लेकिन अभी ये मुस्लिम लोग ये तो बहुत कैलकुलेटेड वे में वोट करते हैं और वो वोटिंग पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस दिन उसने देख लिया 4 मई को ममता बनर्जी इतने सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लोग इकट्ठा होके वोट दिया, और 4 मई को हमने देखा जहां जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, जहां जहां मुस्लिम वोट बैंक 35% के ऊपर है, वो सारे सीट यहाँ पर भाजपा ने हार गया है, क्योंकि वो कंसोलिडेट वे में वोट दिया है और वो देख लिया कौन यहाँ पर जीत सकता है, उसको ही उसने वोट दिया है। लेकिन जब ममता बनर्जी ओवरऑल पावर से चले गए हैं तो ये मुस्लिम देख लिया कि अभी ममता बनर्जी को वोट देकर कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस जो है वो साउथ बंगाल में इतना कुछ कर नहीं सकता है, वो जो करेगा वो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ही कर सकते हैं, तो वहां पर मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। लेकिन बाकी राज्य जो है ये मुस्लिम पूरा वामपंथियों के साथ आ गया है। अब वामपंथियों का क्या कैलकुलेशन है कि हम लोग, उनके पास अभी भी 6%, 6.5% वोट है, और ये जो मुस्लिम वोट है ये 30% के आजू बाजू में है। तो 6% खुद का वोट और मुस्लिम वोट पूरा कंसोलिडेट ओए में अगर वामपंथियों की तरफ आ जाता है तो वो पहुंच जाता है 36% में, जिसका एक नमूना आपको जो फौलता में इलेक्शन हुआ, जो जहांगीर वाला सीट था, उसमें ही आपको देखने को मिलता है। तो 36% में पहुंच जाता है वामपंथी और 46% में है भाजपा। अभी यहां पर इक्वेशन उनका क्या है कि ये जो भाजपा का वोट बैंक है हिंदू वोट बैंक है, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्स वामपंथियों का वोट है, और इस वामपंथियों वोट को अगर वापस वो लेके आ सकता है, ज्यादा नहीं 5 to 6%, तभी पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है। अगर 6% वोट भाजपा से ड्रॉप होता है तो भाजपा 46% से 40% में आ जाता है, और इनके पास ऑलरेडी 36% है, वो 6% वोट यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो वो पहुंच जाएगा 42% में। 42% वामपंथी और 40% भाजपा, तो 2% का क्लियर गैप है। उसके मतलब बहुत माइनर वहां पर डिफरेंस होगा, लेकिन सीट का अगर कंपैरिजन अगर करोगे तो वो कन्वर्सन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल अरिथमेटिक है, वोट कैलकुलेशन है उनका, और उसके हिसाब से ही वो खेलना चालू कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भाजपा आने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप किया है जहां पर लोगों को गुस्सा है। वो किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग उतना तक सोचने के लिए अभी तैयार नहीं है। नहीं हो रहा है इसलिए वो गुस्सा हो रहा है कि भाई इसलिए क्या भाजपा को वोट दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले यहाँ पर लक्ष्मी भंडार मिलते थे महिलाओं को, उनको ममता बनर्जी 500 रुपीज से चालू किया, बाद में वो 1000 रुपए बढ़ा दिया था, और इस इलेक्शन के पहले वो बोला था कि 1500 मिलेंगे। तो भाजपा ने बोला कि हम लोग आएंगे तो ये लक्ष्मी भंडार नहीं, आपको अन्नपूर्णा भंडार देंगे जिसमें आपको 3000 रुपए मिलेगा, और जिन लोगों को लक्ष्मी भंडार मिल रहे थे उन लोगों को ही हम लोग दे देंगे, प्लस जो लोग अभी बचा खुचा था उनको भी ऐड कर देंगे। और हम लोग अगर मई के महीने में रिजल्ट आउट होता है तो 1 जून से आपको ये मिलने वाला है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गया, यहाँ पर 60 to 65% महिला को मिल रहा है, लेकिन बाकी 30 to 35% महिलाओं को नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो गुस्सा हो रहा है। अब सवाल पूछो कि भाई ये लोग को क्यों नहीं दे रहा है, ये लोग क्या टीएमसी वाले हैं इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है? नहीं, ये जब लक्ष्मी भंडार प्रकल्प जो था, जो स्कीम था, उसमें जब सुरेंद्र अधिकारी हाथ डाला तो देखा वो स्कीम नहीं, वो स्कैम था। 30 लाख ऐसे नाम निकाला जो जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, 3 लाख ऐसे नाम निकला जो पुरुष है। अब ये तो प्रकल्प है महिलाओं के लिए, तो पुरुष के अकाउंट में कैसे पैसा जा रहा है? तो अगर यहाँ पर आप अच्छे से जांच पहचान नहीं करोगे तो ये जो पैसा जा रहा है 3000 रुपीज पर महीना, मतलब ईयरली आप देखो तो 36,000, 5 साल में 1,80,000। अब आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा मैथमेटिक्स देता हूं सर, मैं भी थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये स्टैट्स जानना बहुत जरूरी है। अच्छा है, ये अच्छा जो है। ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार करते थे जहां पर 30 लाख उसने फर्जी नाम रखा दिया, 2024 से यहाँ पर 1000 रुपए करके मिल रहा था। तो 30 लाख के हिसाब से एक महीने में कितना उनका घोटाला होता है? 300 करोड़ का। एक साल में कितना घोटाला होता है? 3600 करोड़ का। और 3 साल, मतलब अगर 24 से आप देखो तो 3 साल में ये पहुंच जाता है लगभग 11,000 करोड़ का। तो आप सोच लो ये जो 11,000 करोड़ रुपए है ये किन का पैसा है? ये तो टैक्स पेयर का पैसा है। ये 11,000 करोड़ में कितना कुछ डेवलपमेंट हो सकता था। तो ममता बनर्जी ने जब इतना चोरी किया है तो उसको क्या ब्लाइंडली पैसा दे देना चाहिए? उसको तो अच्छे से मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, जो योग्य है उनको ही पैसा देना चाहिए, और उसके लिए टाइम लगेगा।
लेकिन लोग इसमें गुस्सा हो रहा है कि भाई मैं तो ओरिजिनल हूं, आप क्यों नहीं मेरा वेरीफाई कर रहे हो। अब यहाँ पर भी सवाल उठेगा कि हाँ सच में क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर जाके देख रहा हूं मैं कि पिछले 15 साल में पंचायत लेवल में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो भी ममता बनर्जी का पार्टी का कैडर हुआ करते थे उसको कैजुअल स्टाफ करके वहां पर एंट्री कर दिया था। और ये लोग क्या करते थे, एक छोटे से फॉर्म फिलअप करने के लिए भी इन लोगों को तो ममता बनर्जी कोई पैसा देता नहीं है, 5,000 6,000 पर महीना, तो इसका घर कैसे चलेगा। तो कोई भी पंचायत में काम लेके जाता था तो उसमें वो एक काटमनी खा लेते थे। अगर कुछ स्कीम होता था, जो गवर्नमेंट का स्कीम होता था, सपोज किसी का आवास योजना का घर आएगा 1,20,000, वो क्लियरली बोल देते थे भाई 20,000 दे दे, उसमें से जो पंचायत प्रधान है उसके पास 15,000 जाएगा, मेरे पास 5,000 आए, तभी मैं तेरा फॉर्म फिलअप करूंगा। तो ये लोग लूटा है जो टीएमसी का कैडर था। अभी भाजपा यहाँ पर पावर में आ गया तो ये सारे कैजुअल स्टाफ भाग गया वहां से, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं पंचायत ऑफिस में जाऊंगा तो लोग जिसको इतने दिन हमने लूटा वो हमको पीटेंगे, हमको कूट देंगे, तो इसलिए वो लोग नहीं आ रहा है। तो अगर आपका परमानेंट स्टाफ नहीं है, जो कैजुअल स्टाफ आपने लिया था वो भाग गया है और नहीं तो जेल गए हैं, तो काम कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा। लेकिन जो महिलाओं, जो माताओं ने, बहनों ने गांव में बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि मेरे बाजू वाले घर के जो लड़की है उसके अकाउंट में 3,000 आ गया है, मुझे नहीं मिला है, वो तो गुस्से में आ रहा है। और ये जो गुस्सा वाला पार्ट है, इसको मिसयूज करके, पॉलिटिकली यूज करके ये जो वामपंथी है वो अपना वोट बैंक भाजपा से क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है और इसको बहुत माइन्यूटली हैंडल करना पड़ेगा। और वो हैंडल करने के लिए संगठनिक तरीके से जितना जोर होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो भाजपा का अभी तक यहाँ पर नहीं है। वो सबसे दिक्कत की बात हो गया है। तो आपने तो खैर विस्तार से बताया, लेकिन अब हम आते हैं दीदी पर। दीदी बहुत ज्यादा, दीदी का मैंने देखा वो विरोध प्रदर्शन करने निकली नीट पे, और उनको ये भी गुमान है कि ये जो समझौता किया सरकार ने, इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए ले लिया क्योंकि मंडे से ममता दीदी अपने तूफान की तरह वो दिल्ली आ रही थी, तो उनको लग रहा है कि मोदी डर गए कि कहीं ममता आ गई तो फिर खेल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया। ऐसा उनके लोगों की खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी अपने घर के बाहर खड़ी थी और प्रदर्शन कर रही थी नीट का, तो मैंने गिने लोग वो, तो वो 15 और एक जगह पे 17 दिखे। वो जो मुझे 2 लग रहे थे वो जाते हुए थे, उनके घर के सामने से, अब तो खुल गई सड़क तो वो जा रहे थे। तो 15 लोगों के साथ उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उनको और लगा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं भाई, आयशा के कर रहे, कांकरोच कर रहे, तो ममता बनर्जी भी कुछ तूफानी तो करेंगी। तो उन्होंने कुछ तूफानी किया कि वो स्कूटर पर बैठ के निकल ली। उसमें भी मैंने देखा कि 10-12 से ज्यादा स्कूटर्स या वो नहीं थे। तो ये ममता बनर्जी का, और शहीद दिवस में हमने देखा 5-7 आ गए, 5,000 या जो भी, वो तो इकट्ठे ही भीड़ की गई होगी, लेकिन जो भी किया गया उसके बाद अभिषेक फिर उछलने लगा, उसको लगा कि बदलाव आने वाला है, छोड़ेंगे नहीं। तो ये ममता बनर्जी का गिमिक्स क्या चल रहा है। और अभी एक नया खेल भी आ गया, वहां आपने देखा होगा रामदास अठावले पहुंचे, उनके में भी मिलने की बात हो गई कि लोग वहां मिलने। तो कुल मिला के आप ममता की उसको कैसे देख रहे हो, और ये जेल कब जाएंगे दोनों, लोग यही पूछते हैं बार बार कि सर आप कह रहे थे जेल चले जाएंगे, अभिषेक जेल चला जाएगा, जा क्यों नहीं रहे, ये जरूर बताइए। आपका ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि दर्शकों का वो जानने का सबसे ज्यादा उत्सुकता है, तो उसका एक ही आंसर मैं दूंगा। यहाँ पर बंगाल में एक कहावत हुआ करता है कि मारूंगा कम भगाऊंगा ज्यादा, जो जिसका हिंदी करे तो ये मतलब होता है मारूंगा कम भगाऊंगा ज्यादा, इतना भगाऊंगा कि तू बोलेगा मार दे भाई, मुझे मार दे, मुझे और नहीं भागना है। तो ये बुआ भतीजा के साथ अभी वही चीज होने वाला है। देखिए ये लोग जैसे घेर चुका है, मैं आज का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये 2024 के लोकसभा चुनाव के 2 या 3 महीने के बाद का इंसिडेंट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो उनका तो लॉयर होता है ना, तो ऐसे एक बहुत ही महजूर लॉयर है, उनके पास मैंने गया था, मेरा पर्सनल अच्छा रिलेशन है, भैया जैसे रिलेशन है। तो बातों बातों में हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं कर सकता हूँ, बट उन्होंने बोला था, तो मैंने पूछा था ये वाला कि आप तो ये सारे केस डायरी वगैरह देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो भाजपा वाला आके बोलता है भाईपो चोर है, अभिषेक बनर्जी चोर है, वो क्या पॉलिटिकल गिमिक्स है, सच में ऐसे कुछ नहीं है। बोलता है भाई एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, अभिषेक बनर्जी को बुलाते हैं और उसके बाद टेबल में ऐसे में 8 केस का फाइल रख देता हूँ और अभिषेक बनर्जी को बोलता हूँ कि भाई तुझे कौन सा फाइल पसंद है बोल, उस केस में पहले बार तुझे उठाऊंगा।
उसके बाद दूसरा जो उठाएगा उसमें उठाऊंगा। उसके नाम में इतने एविडेंस है, उसके एविडेंस है, अगर अभी चाहूं तो अभी उसको उठा सकता है। तो मैंने पूछा फिर क्यों नहीं उठा रहे? बोले यहाँ पर बहुत सारे चीजें चल रहे हैं जो हम हमेशा आइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कुछ तो है वहां पर, पॉलिटिकल गेम बोलो, कुछ है। अब मुझे वो इतना विस्तार में नहीं बोला, लेकिन जो सिचुएशन है केसेस का, वो आज से 2 साल 2.5 साल पहले ऐसे सिचुएशन था। और वो सारे केस आप छोड़ दीजिए, ये अभिषेक बनर्जी जो 2026 के 4 मई के बाद इंसिडेंट हुआ है, उसमें कौन सा केस आप उठा लो जो अभिषेक बनर्जी को जेल नहीं होगा? एक भी केस ऐसे हुआ जहां पर वो हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने बोल दिया कि शुभेंदु अधिकारी आप ये केस क्यों किया है, कि पुलिस आपने ये केस क्यों किया है? ये तो स्टैंड ही नहीं करते हैं। जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी सत्ता में थे, हमारे अगेंस्ट केस करते थे, तो हम लोग जब हाईकोर्ट में जाते थे, यही सवाल स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाता था कि आपने इस केस क्यों किया है, इस केस का मेरिट क्या है, आप प्रूव क्या करोगे यहाँ पर? ये सवाल तो नहीं पूछा। बस एक ही चीज बोला कि भाई अभिषेक बनर्जी अभी कोऑपरेट नहीं कर रहे, चलो अभिषेक बनर्जी मैं आपको एक यहाँ पर प्रोटेक्शन दे देता हूँ कि अभी आपके अगेंस्ट कुछ कोर्सिव मेजर नहीं होगा, लेकिन आप ये सारे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो। वो जाके जब बोलता है कि मुझे फ्लैट प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई भी केसेस होगा मेरे अगेंस्ट, जैसे आपने शुभेंदु अधिकारी को दिया था, तो वैसे ही दे दो कि पहले हाईकोर्ट में आना पड़ेगा, फिर मेरे ऊपर केस हो सकता है। हाईकोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि भाई तेरे केस अलग है, शुभेंदु अधिकारी का केस अलग था। अब हाईकोर्ट में आंखों में ये शुभेंदु अधिकारी है, भाजपा वाले है, सीएम है, ऐसे तो नहीं होता, वो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके मतलब ये लोग कहीं का भी नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, अभी अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करेंगे, मैं अगर इसको पॉलिटिकल गेम है, कोई समझौता है, ऐसे ही अगर पकड़ लेता हूं, तो उसमें मेरा पॉलिटिकल फुटेज क्या है? लेकिन ये अभिषेक बनर्जी है, हर रोज उसके घर में ईडी जा रहा है, सीआईडी जा रहा है, उसको बुला रहा है, वो हाईकोर्ट में जाके रोदलू की तरफ रो रहा है, ममता बनर्जी वो सब देख के हाई हाई कर रहा है, लोगों को मजा आ रहा है। वही मारना कम घिसटना ज्यादा, वही वाला चीज हो रहा है। तो वही वाला चीज अभी कंटिन्यू होगा। लेकिन इसका बदतमीजी अगर हद से बाहर हो जाएगा तो इसको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने सदन में, जो विधानसभा का सदन है, वहां पर नाम नहीं लिया ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेंबर नहीं है तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो इंडिकेशन में बोल दिया वो काफी है। बोला 21 जुलाई तेरा प्रोग्राम था, कुछ लोग आ गया गिने चुने, 2,500 से ज्यादा नहीं लोग हो सकता, हाईकोर्ट ने बोल दिया था। वो 2,500 लोग लेके तू बोल रहा था कि शुभेंदु अधिकारी को देख लेंगे, अमित शाह को देख लेंगे, 2031 में अगर तू लोग वापस आएंगे तो हर बीजेपी वालों को देख लेंगे। अभी हम लोग दिखाएंगे, क्या दिखा सकते हैं हम दिखा देंगे। तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को वो सारी चीज मिलेगा। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि ममता बनर्जी बोल रही है कि वो दिल्ली जा रही है इसलिए नरेंद्र मोदी ने डर गया है। हाँ भाई, बहुत डर गया है। देखिए, आपके आजू बाजू में कोई अगर मानसिक संतुलन बिगड़ने हुए लोग आ जाता है तो आप तो डरोगे ही, वो काट देगा, मार देगा, फेंक देगा, क्या करेगा आपको क्या मालूम सर। तो ममता बनर्जी भी तो वही चीज है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मैं ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी को अगर कुछ उखाड़ना है तो कर दे, मामला कर दे मेरे नाम में, लीगल नोटिस भेजना है तो भेज दे, मैं जाके प्रूव कर दूंगा ममता बनर्जी मानसिक संतुलन खो चुकी है। तो जो इसका मानसिक संतुलन खो चुकी है वो तो ऐसे ही अनप शनप बोकेगा। ये जो कॉकरोच वाले हैं, कॉकरोच को बंगाली में आरसोला बोलते हैं, और हमारे इधर बहुत एक अच्छे कहावत है, आरसोला रो इच्छे हो पाखी हवा। मतलब ये कॉकरोच भी खुद को ना पक्की समझते हैं। तो ये ममता बाला का तो वही वाला सीन हो गया। ममता बनर्जी को अगर नरेंद्र मोदी डरते हैं तो ममता बनर्जी किसे डरते हैं? जब 4 तारीख को हार गई तो हाईकोर्ट गए, लोग उसको चोर 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 बोला, भाग के आ गई, वो वापस नहीं गए। फौलता इलेक्शन में उनका कैंडिडेट था जहांगीर खान, जो उनका भतीजा का एकदम राइट हैंड है, तो उसके चुनाव प्रचार में एक भी दिन नहीं गए। कैंडिडेट डर के मारे भाग गए वहां पर कि आपका जो पार्टी का सुप्रीमो है वही डर के कारण नहीं आ पा रहा है, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा चलो, उनका खुद का भतीजा अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में गए थे, हमारे इधर आए थे, अंडे अंडे टमाटो फेंका, वो दोपहर में आपके यहाँ पर एपिसोड किया और शाम को ही वो वाला कांड हो गया था। तो जब अभिषेक बनर्जी अंडे टमाटो खा रहा था तो ममता बनर्जी के पास तब इंफॉर्मेशन था। ममता बनर्जी बोल सकती थी कि भाई चलो चलो मैं वहां पर जाता हूं, देखता हूं कौन कितना बड़ा हिम्मत हो गया कि यहाँ पर अंडे फेंक रहा है, मुझे फेंक के दिखाओ।
ममता बनर्जी डर के मारे क्यों नहीं सोनारपुर आए उस दिन अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए? बड़े बड़े बात करते हैं। ममता बनर्जी इतने कुछ कर रहे हैं, अपने पार्टी का जो लोग है उनको क्यों नहीं संभाल पा रहे? ममता बनर्जी के मुंह के ऊपर बोल देता है कि आपको मार्गदर्शक का पद दिया जाएगा, ऋतव्रत बनर्जी, जिसको ममता बनर्जी ने ही पार्टी में शामिल किया था, जिस ऋतव्रत बनर्जी को एक्चुअली जेल जाना चाहिए था। वो 2 दिन का बंदे आके आपका पार्टी छीन के चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप रोते हो कि शायद मेरा प्रतीक भी चले जाएंगे, फांड भी चले जाएंगे, हम फिर लड़ेंगे। अरे लड़ो भाई, हम देखेंगे, हम भी चाहता है कि ये गणतंत्र है, यहाँ पर एक सख्त अपोजिशन होना चाहिए, अब करके दिखाओ। लेकिन आपके पास ना नेता बचा है, ना जनता बचा है, ना आपका खुद का घर का लोग बचा है। उनके भाई के बीबी है कावेरी बनर्जी, जिनके बेटा है आवेश बनर्जी, अभया कांड में जिनका नाम सबसे आगे आ गया है। तो वो जो काउंसिलर कॉर्पोरेटर बनाया था, वो भी तो अभी बोल रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके एकदम खासम खास हुआ करते थे फिरहाद हाकिम, वो जाके अभी बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके पार्टी के हर लोग अभी शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। आप बोल रहे हो वो केस से बचने के लिए कर रहे हैं। अरे ठीक है, चलो केस से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। तो इसका मतलब आप खुद के पार्टी को नहीं संभाल सकते हो, आपके फैमिली को नहीं संभाल सकते हो। जो पार्टी अपने हाथ से बनाया वो आपसे हाथ से जा चुके हैं, और आपको नरेंद्र मोदी डरेंगे। आपके डर के कारण यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी को इतना ही पॉलिटिकल कुछ नॉलेज होता तो ममता बनर्जी ऐसे भारी बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 साल के अंदर उसको डाइन नहीं भूला जाता, उसको लात मार के जनता ऐसे नहीं भगाते थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक आखिरी सवाल बस ये है छोटा सा, कि ममता बनर्जी के पास अगर मैं आपसे पूछूं, अब क्योंकि 64 विधायक जा चुके, लेकिन मैं जब भी उनकी वो रोज देखता हूँ, मीटिंग जब भी होती है, मैं आज भी मेरे मन से मोह नहीं छूट रहा है, तो मैं गिनता हूँ कितने विधायक आए, कितने विधायक आए। पहले तो मदन मित्रा दिख जाता था, कुणाल घोष कहता है मैं घूमने जा रहा था, वो दिख जाता था, लेकिन आजकल वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो आपको कितने विधायक लगते हैं ममता बनर्जी के उसमें? और दूसरा, सांसद में डायरेक्ट आता है, डोला आती है ना, कल्याण बनर्जी मंच पे ही धमका देता है। तो ये मतलब कितने सांसद उनके पास रियल में आपको लगता है बचे हुए हैं, और कितने विधायक है इस समय ममता? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। एक ही बच सकता है, वो है अभिषेक बनर्जी। लेकिन यहाँ पर तो सेंट्रल ने एक नए रूल लेके आ गया है कि अगर आप जेल जाओगे 1 महीने से ज्यादा तो आपका जो जनप्रतिनिधि का पद है वो चले जाएंगे। तो वो भी जाने वाला है अभिषेक बनर्जी का। और शुभेंदु अधिकारी जी ने तो ऐलान कर ही दिया कि ये अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोटों से जीता था ना, अभी इलेक्शन कराओ, अगर 7 लाख वोटों से नहीं हराया तो मेरा नाम बदल देना। तो अभिषेक बनर्जी भी नहीं है। ये जो कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, मैंने शायद इंडिया टीवी या आपके चैनल में ही बोला था कि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं। बंगाल में एक बहुत अच्छी चीज है, सपोज आपके घर में हम 4 दोस्त गए हैं, ठीक है, और आपने एक रसगुल्ला दिया है 3, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं रसगुल्ला को गाली देना चालू कर दूंगा। रसगुल्ला बहुत खराब है, ये खाने से शुगर बढ़ जाता है, शुगर होता है तो आंखें खराब हो जाता है, ये रसगुल्ला 3 दिन का बचा है, इसको खाओगे तो आपको पेट खराब हो जाएगा। और ऐसे में आप आते हो और एक रसगुल्ला उठाकर मेरे मुंह में दे देते हो। सबसे पहले जो हजम कर लेगा वो बंदा है मैं। तो ये कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रो, डेरेक, इन सबका वही हाल हो गया। ये लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि अभी इनके जो साथी इनके साथ छोड़ के गए हैं वो लोग डर रहे हैं कि ये लोग इनके गुट में आ जाएंगे तो शायद एनडीए वाला जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अमित शाह बोलेगा भागो भाई, तुमको नहीं चाहिए। तो इसलिए वो लोग ही एंट्री नहीं दे रहे हैं, और इसलिए ये लोग इतना रोना धोना चालू कर दिया। अगर इन लोगों के पास कुछ होता, सच में स्टैंड पॉइंट होता, तो जिस दिन कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी गाली देती है उसके नेक्स्ट दिन ही संसद भवन में जाके वो समीक भट्टाचार्य जी के साथ ये महुआ मोइत्रो और कल्याण बनर्जी क्यों एक साथ मीटिंग करते हैं? ये कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रो एक दूसरे से कितना गाली दिया है। कल्याण बनर्जी बोला था कि मैं सारे महिलाओं को सम्मान करता हूं, लेकिन इस महुआ मोइत्रो को मैं नहीं करती हूँ, ये बहुत खराब महिला है।
और ये महुआ मोइत्रो फिर उसके नाम में कंप्लेन करता है, तो कल्याण बनर्जी का जो पोस्ट था संसद में वो ममता बनर्जी छीन लेती है। तो ये इनका 36 का आंकड़ा था, वहां पर दोनों अभी एक कार में जा रहे हैं। तो इन लोगों का कोई जात नहीं है, ये लोग बज्जात है, इनको बस अभी मौका चाहिए। ये लोग इतना भौंक रहे हैं एक ही कारण कि भाई इसको मौका नहीं मिल रहा है, जिस दिन मौका मिलेगा सबसे पहले ये लोग भागेगा। क्योंकि बाकी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और जो ममता बनर्जी के साथ है, मैं शायद 6 तारीख या 7 तारीख को बोला कि भयंकर दो धुरंधर बैठे हैं, भयंकर तो धुरंधर ममता बनर्जी के जो आजू बाजू में है बैठे हैं, वही ममता बनर्जी का पूरा सब कुछ खत्म करके फिर निकलेगा। उसमें से तो एक धुरंधर अभी बाहर निकल चुका है, लेकिन दूसरा एक धुरंधर अभी भी बैठा है, वो खत्म करेगा। उसको हम यहाँ पर शोकुनी मामा बोलते हैं। जो बंगाली है वो समझ गया कौन है वो बंदा। जो चाचा था वो तो निकल गया, धुरंधर चाचा अभी नहीं है, लेकिन शोकुनी मामा अभी बैठे हैं और वो ममता अभिषेक दोनों को ही खत्म करके फिर निकलेगा। तो ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं है अभी। धन्यवाद सुशील जी, आपसे बात करते हैं तो लगता है लंबी बात होती रहे, लेकिन फिर भी समय अपना एक होता है। और मैं तमाम दर्शकों से कहूंगा, प्रिय बंधु, हिंदी आप देख भी रहे हैं, मैं भी देखता हूं और मैं भी उससे बंगाल को समझता हूं। तो जिन लोगों को नहीं देखा वो वहां जाके पहुंचे, और बहुत अच्छे एपिसोड आते हैं, क्योंकि हिंदी को ऐसे पत्रकार की जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि वो जो जिस तरह से अपनी कैलकुलेटिव, उसके साथ जो राजनीतिक समझ में जो उन्होंने मैथमेटिक्स को ऐड किया है, वो बड़ा अद्भुत लगता है मुझे। तो वो एक अच्छी चीज है, तो मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखें। और सुशील, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जब भी आपके पास समय मिल पाएगा, आपके व्यस्त समय में से आप जुड़ेंगे और हम लोगों के चैनल को भी बांग्ला की राजनीति के बारे में समृद्ध करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।